एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट करा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज इस वीडियो में बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लेकिन प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इसके मेरिट्स, फीचर्स, डीमेरिट्स एंड मीनिंग समझ चुके हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तभी आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है कुछ इसके टाइप्स: कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए इन सभी सोसाइटीज को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ये एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। सपोज करो इसने फेस क्रीम मैन्युफैक्चर करी। क्या बनाया इसने? फेस क्रीम। इसने उसमें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर कर क्रीम की कॉस्ट कितनी रखी? ₹50, 50 रुपये, ठीक है। फिर इससे आगे फर्दर होलसेलर ने बल्क में वो क्रीम खरीदी, अब वो भी अपना मार्जिन ऐड करेगा। उसने ऐड करा, अब उसकी कॉस्ट होगी 55। फिर फर्दर रिटेलर वो भी अपना मार्जिन ऐड करेगा, अब उस क्रीम की कॉस्ट कितनी होगी? 60 रुपये। तो अल्टीमेट हम कंज्यूमर्स तक वो क्रीम कितने की पहुंच गई? 60 रुपीज़ की। कहाँ 50 और कहाँ 60। तो ऐसे में जो कंज्यूमर्स थे वो परेशान हो गए कि हमें अच्छी क्वालिटी का गुड तो चाहिए, लेकिन रिजनेबल प्राइस पर चाहिए। तो फिर ये जो सोसाइटी है इसे फॉर्म किया गया उस कंज्यूमर्स के लिए जो अच्छी क्वालिटी का गुड रीजनेबल रेट पर चाहते हैं। तो ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं? इसके जो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी होती है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ इसके बारे में। तो वो जो कमेटी है वो क्या करती है? डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है ना, उसी से बल्क में वो क्रीम अब खरीदेगी और इसके जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड करेगी। मतलब जो इसमें बीच में मिडिल मैन थे, जो होलसेलर और जो रिटेलर्स हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो एलिमिनेट होगी। जब आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो तो आपको चीज़ सस्ती पड़ती है। तो इसीलिए ये सोसाइटीज़ फॉर्म करी गई थी कि वो कंज्यूमर्स जो गुड्स को, अच्छी क्वालिटी के गुड्स तो चाहते हैं लेकिन रीजनेबल प्राइस पर चाहते हैं, तो वो इस सोसाइटी के क्या बनते हैं? मेंबर बनते हैं। और इस सोसाइटी का फोकस क्या होता है? कि मिडिल मैन को बीच में से एलिमिनेट करना। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अब जो ये है ना, ये स्मॉल प्रोड्यूसर है। ये कहता है कि मैं कैसे इस मार्केट में टिकूं, क्योंकि मार्केट में कितना कंपटीशन है। तो इसको दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो कहता कि मेरे लिए ईजिली जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल है, वो अरेंज करना मुश्किल है। दूसरा कहता क्योंकि मैं नया नया प्रोड्यूसर हूँ, स्मॉल प्रोड्यूसर हूँ, तो लोग मेरे प्रोडक्ट्स को भी इतना नहीं खरीदते। लोगों के माइंड में है ना कि नया नया प्रोड्यूसर है, पता नहीं नया नया मार्केट में आया, इसका प्रोडक्ट कैसा होगा। तो कह रहे कि मैं जो लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं, उनके सामने मेरा टिक पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे सिनेरियो में जो ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, ये किसका मेंबर बनते हैं? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये सोसाइटी क्या करती हैं? जो भी रॉ मटेरियल्स है, इनको प्रोडक्शन करने के लिए जो टूल्स, जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जो भी इनको इनपुट्स चाहिए, वो इनको रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड करती हैं। साथ ही इनको हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये फैसिलिटीज़ भी क्या है? इनको ये सोसाइटी प्रोवाइड करती है, जिससे इनके जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं बाय एलिमिनेटिंग मिडल मैन। बात करते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अब ये एक प्रोड्यूसर है स्मॉल, सपोज करो ये हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर है। तो ये कहता है यार मेरे को रॉ मटेरियल भी अरेंज हो गया है, मेरे पास टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी है, मैंने मेरा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाऊं। मतलब मैं कंज्यूमर्स तक को कैसे बताऊं कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है। अपने गुड्स का, अपने जो भी इसके प्रोडक्ट हैं उसको कहते हैं मैं प्रमोट कैसे करूं, उसका एडवर्टाइज कैसे करूं, इसको वो नहीं समझ में आ रहा। तो इसको किसी ने बोला तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर क्यों नहीं बन जाता? ये सोसाइटी तेरी हेल्प करेगी। ये सोसाइटी बेसिकली इसीलिए है कि जो प्रोड्यूसर्स जिनसे अपने गुड्स मार्केट नहीं किए जाते, मतलब इनकी हेल्प करते हैं गुड्स को मार्केटिंग करने में, इन गुड्स के प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसमें क्या है, ये जो सोसाइटी है इनको बताएगी कि आप जो आपकी जो भी आउटपुट है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं,
आप इनका कितना प्राइस रखें, किस प्राइस पर जो आपके ये गुड्स हैं ये ज़्यादा सेल होंगे, किस एरिया में बेचने पर आपकी गुड्स की सेल ज़्यादा होगी। तो ये सब कौन हेल्प करता है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये जो पर्सन है ना, इसको चाहिए था लोन, गया मनी लेंडर के पास, कह रहा ओ हो ये मनी लेंडर तो इंटरेस्ट ही बहुत ले रहा है यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है। फिर इसको इसके फ्रेंड ने बताया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन जा। वो कहता क्यों? कहता यहाँ पर जो तुझे लोन लेना है ना, अगर तू लेना चाहता है तो तेरे को रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हो गए, जैसे जो लोग लोन लेना चाहते हैं लेकिन रीजनेबल रेट पर, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो इस सोसाइटी का क्या बनते हैं? मेंबर बनते हैं। नेक्स्ट है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से क्लियर हो रहा है कि स्मॉल फार्मर्स, जो क्योंकि बड़े बड़े फार्मर्स तो अफोर्ड कर सकते हैं, वो टूल्स भी, सीड्स भी, फर्टिलाइजर्स भी, उनके पास लैंड भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो ठहरे स्मॉल फार्मर्स, अब उनके पास लैंड की कमी होगी, लैंड थोड़ी होगी, लैंड कम होगी तो उनकी जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगी। और सेकंड चीज, जो भी महंगे महंगे इनको टूल्स इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो सब अरेंज करने भी इनके लिए मुश्किल होते हैं। तो ऐसे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इस सोसाइटी के मेंबर बनते हैं। ये सोसाइटी क्या करती है? उनको जो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, जो भी इन लोगों को चीज़ों की ज़रूरत होती हैं वो इनको रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड करती हैं, जिससे क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स की यील्ड है, जो उनकी प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होती हैं और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये एक पर्सन है, ये सिर्फ 2 रूम्स के मतलब छोटे से घर में रहता था। फिर इसने सोचा यार अब मेरे जो बच्चे हैं वो तो बड़े हो गए हैं, शादी के लायक हो गए हैं, तो अब बड़ा भी घर चाहिए। तो ये बहुत परेशान था, मैं कैसे घर अरेंज करूं, मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। तो इसको इसके फ्रेंड ने बोला टेंशन क्यों लेता है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, वो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो है जो अपना हाउस खुद नहीं बना पाते हैं, मतलब जिनके पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो अपना हाउस ले सके, बना सके, तो उनकी हेल्प ये सोसाइटी करती है। तो उसने बोला तो इस सोसाइटी का मेंबर बन जा, जो भी तेरे पास थोड़ा बहुत जितना भी पैसा है तो वो इनको दे। और ये क्या करेंगे, अगर तू फ्लैट चाहता है, हाउस चाहता है या फिर प्लॉट चाहता है तो ये तेरे को रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ ये सोसाइटी ये भी ध्यान रखती है कि आपको एक अच्छी लोकेलिटी में ये अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड करे। अच्छी लोकेलिटी मतलब जहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी हो, अच्छी रोड्स हो, ठीक है, और जो वाटर सप्लाई भी 24 आवर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। तो ऐसे सोसाइटी में, ऐसे लोकेलिटी में क्या है, आपको हाउसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे सभी सोसाइटीज़ जिनका मेन मोटिव ही क्या होता है कि आप लोगों की जो भी मेंबर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका वेलफेयर। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं इनका मेन एम ही क्या होता है, वेलफेयर करना होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इस सोसाइटी के मेंबर बनने के लिए आपको कुछ मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है और फिर आपका भला शुरू, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।